हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की हम लोगों ने यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर यूजीसी नेट या फिर सेट, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSV इन किसी भी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बीएसआई एकेडमी के द्वारा यहाँ पर कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियोस में जो डिस्कस किया था वो नेक के बारे में डिस्कस किया था। हम इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर जो यूजीसी के द्वारा प्रीवियस अगर आप 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आप देखोगे वहां पर क्वेश्चन पेपर लगातार आपसे किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। यहां पर कुछ तरीके हैं स्टडीज करने के। सबसे पहला तरीका जो होता है कि आपने यहां पर सिलेबस उठाया और पढ़ना चालू करा। मैं इस तरीके को सबसे खराब मानता हूं। सिलेबस आप लोगों के पास होना सबसे जरूरी है, लेकिन सिलेबस के बाद सिर्फ उठा के पढ़ना चालू करना सबसे खराब तरीका है। सिलेबस के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि जो यूजीसी नेट एनटीए जो यहां पर एग्जाम आपका कंडक्ट कराता है वो एग्जाम आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का उसका पैटर्न क्या होता है। जब तक आप पैटर्न नहीं समझोगे वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है या फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तब तक आप इन सारी चीजों को नहीं समझोगे, तब तक आप यहां पर एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों वो होने वाला है कि कमेटीज एंड कमीशंस ऑन लाइब्रेरीज इन इंडिया। कि लाइब्रेरीज के यहां पर प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो एजुकेशन कमीशंस जो आई, जो एजुकेशन कमेटीज आई, उन्होंने लाइब्रेरीज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में यहां पर किस तरीके से डेवलपमेंट किया और उनके द्वारा यहां पर प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में कौन कौन से कमीशन का गठन किया, उनकी रिकमेंडेशन की थी और उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर उनका इंपैक्ट यहां पर एजुकेशन पर क्या पड़ा, ये सभी हम इसमें जानेंगे। और अंत में हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की यहां पर प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो सके। क्लियर? तो सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा होगा हंटर कमीशन। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा कि हंटर कमीशन क्या है। हंटर कमीशन 1882 में आया था दोस्तों, और इसके फोकस की अगर हम बात करें तो जो भारत में माध्यमिक शिक्षा यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन सबको पता होगी, अगर नहीं पता तो चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, क्योंकि आप लोग यहाँ पर यूजीसी नेट एनटीए पीजी होने के बाद यहाँ पर जो आप तैयारी कर रहे हो वो यहाँ पर हायर एजुकेशन में जाने के लिए कर रहे हो। तो फोकस कौन है? भारत में माध्यमिक शिक्षा यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। और हंटर कमीशन का जो गठन है वो 1882 में किया गया था। अब लाइब्रेरी के क्षेत्र में हंटर कमीशन का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? तो स्ट्रेस्ड ऑन लाइब्रेरीज एज सप्लीमेंट्री एड्स फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी कि इस कमीशन ने पहली बार इस बात पर जोर दिया कि स्कूल एजुकेशन को बेहतर और पूरा करने के लिए, ठीक है, स्कूल एजुकेशन को बहुत ही बेहतर और पूरा करने के लिए एक सहायक साधन के रूप में यानी कि सप्लीमेंट्री के रूप में लाइब्रेरी का कंट्रीब्यूशन बेहद आवश्यक है। ठीक है, तो हंटर कमीशन कब आया? 1882 में आया। हंटर कमीशन ने किस पर जोर दिया था? तो सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया पे हंटर कमीशन ने जोर दिया था, और इस कमीशन ने पहली बार इस बात पर जोर दिया कि स्कूल एजुकेशन को बेहतर और पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्री एड के रूप में बेहद आवश्यक है। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है? तो अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ द नीड फॉर लाइब्रेरीज इन फॉर्मल एजुकेशन। हिंदी मीडियम में समझ लेते हैं एक बार, हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए, कि भारत में औपचारिक शिक्षा में पुस्तकालयों की आवश्यकता को सबसे पहले पहचाना गया। भाई ये भारत की लाइब्रेरी के इतिहास में पहला ऐसा कदम था जहां पर फॉर्मल एजुकेशन, जहां पर कौन सी एजुकेशन? जहां पर फॉर्मल एजुकेशन यानी कि जहां पर औपचारिक शिक्षा के अंदर लाइब्रेरीज की जरूरत को फॉर्मल रूप में रिकॉग्निशन दिलाने की पहचान की गई। क्लियर है? तो हंटर कमीशन का जो मेन फोकस था वो सेकेंडरी एजुकेशन था। स्कूल में यहां पर क्या किया उन्होंने, आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। और यहां पर एक चीज याद रखना कि ब्रिटिश काल 1882 की बात की जा रही है। हम यहां पर हंटर कमीशन कब आया? 1882। तो ये जो पीरियड चल रहा है ब्रिटिश पीरियड चल रहा है, ये प्री इंडिपेंडेंस का पीरियड चल रहा है, जब भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हो रही थी, जब धीरे धीरे भारत में
मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जब भारत में, इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हो रही थी, इसलिए इसे अर्ली रिकॉग्निजेशन भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसको अर्ली रिकॉग्निजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? तो मुझे लगता है हंटर कमीशन सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट कमीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कमीशन है वो है सैडलर कमीशन। तो सैडलर कमीशन कब आया दोस्तों? सैडलर कमीशन आया था 1970 या 1990 में। रिफॉर्म्स इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार के लिए सैडलर कमीशन की यहां पर बात की गई थी। अब लाइब्रेरी कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो स्ट्रेस्ड ऑन बेटर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यानी कि विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की स्थिति सुधारने पर बल दिया था। सेकंड सैडलर कमीशन में कहा गया था कि सजेस्टेड दैट अ ट्रेंड लाइब्रेरियन शुड बी अपॉइंटेड, कि प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति का सुझाव, यानी कि इसने सबसे पहले जितने भी यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज जो होती थी, उन यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी की स्थिति को सुधारने के लिए सैडलर कमीशन ने विशेष बल दिया था। क्लियर है? फिर सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि इसने ये सिफारिश की है कि यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालय में एक ट्रेंड लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है? किसकी नियुक्ति की जानी चाहिए? एक ट्रेंड लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो बीलिव और एमलिव करने के बाद यहां पर जो लाइब्रेरियन की पोस्ट आती है तो आप यहां पर बनते हो। अब इसका इंपैक्ट क्या निकल के आया? इससे पहले विश्वविद्यालयों में जितने भी यूनिवर्सिटीज थी, उस यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज को लेके कोई भी स्ट्रिक्ट या फिर ठोस पॉलिसी या नीति नहीं होती थी। सैडलर कमीशन आने के बाद सबसे बड़ा इंपैक्ट यह पड़ा कि यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी को पॉलिसी डिस्कशन का हिस्सा बना दिया गया, और यह बहुत बड़ा यहां पर चेंज था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज थी उनको पॉलिसी डिस्कशन में उनको हिस्सा बना दिया गया, ताकि यहां पर जितने भी यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी है उनमें यहां पर रिफॉर्म करने के लिए विशेष बल दिया जा सके। तो ब्रॉट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इनटू पॉलिसी डिस्कशंस फॉर द फर्स्ट टाइम, ये सैडलर कमीशन में मिला। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैडलर कमीशन कौन सा ऐसा कमीशन है जिनमें यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी को पॉलिसी डिस्कशन में शामिल किया गया? तो याद रखना सैडलर कमीशन। क्लियर है? हंटर कमीशन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय में सुधार के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के सुधार के लिए कौन से कमीशन पर बल दिया गया? क्लियर? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट कमीशन है यहां पर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। इसका जो अन्य नाम है दोस्तों वो है यहां पर डॉक्टर एस राधाकृष्ण कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है? अब डॉक्टर एस राधाकृष्ण कमीशन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अध्यक्ष हमारे पहले उपराष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। ठीक है? और यही उन्हीं के इस कमीशन के अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो प्रमुख फोकस था वो था यहां पर इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे ही हमारा भारत देश आजाद हुआ, यहां पर आप सन देख रहे होंगे 1948 1949, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे, इनका मुख्य फोकस था कि आजादी के बाद जो हमारा हायर एजुकेशन है, जो हमारा उच्च शिक्षा है, उस उच्च शिक्षा को एक बेहतर पड़ाव पर लेके जाना, उस उच्च शिक्षा का डेवलपमेंट यहां पर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने मुख्यतः जो जोर दिया था वो उच्च शिक्षा पर दिया था। और सबसे प्रसिद्ध कथन जो लाइब्रेरी कंट्रीब्यूशन का यहां पर माना जाता है कि इस आयोग ने जितने भी हमारी पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरीज को विश्वविद्यालय का हृदय, यानी कि इस आयोग ने हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी घोषित किया था। इस आयोग ने जितने भी यहां पर लाइब्रेरीज और कमीशन है उन्हें यहां पर हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी घोषित किया था। और याद रखना, नोट लगा कि ये सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी किस कमीशन में यहां पर कहा गया था? तो हार्ट ऑफ द कमीशन जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग है उनके यहां पर कहा गया था। अब इसके अलावा यानी उच्च शिक्षा पर इन्होंने और भी कई सारे क्षेत्रों में यहां पर सुझाव दिए थे, जैसे रिकमेंडेड मोर फंड्स, ट्रेंड स्टाफ एंड मॉडर्न कलेक्शन, यानी कि इसके अलावा इन्होंने लाइब्रेरीज के लिए अधिक फंड्स इकट्ठा करने के लिए, एक ट्रेंड स्टाफ होने के लिए, और जितना भी आधुनिक कलेक्शन है, यानी कि जो बुक्स है, उन बुक्स का जो मॉडर्न कलेक्शन है, उस मॉडर्न कलेक्शन आधुनिक
किताबों के संग्रह करने के लिए इन्होंने यहां पर इसकी सिफारिश की थी। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, तो इसका इंपैक्ट दोस्तों ये कि आजादी के बाद भारत में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के विकास को इसी आयोग से सबसे बड़ी मजबूती मिली। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा कौन सा आयोग था जिसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी मजबूती मिली, तो इसका आंसर होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो आयोग। तो आजादी के बाद जो यहां पर पोस्ट इंडिपेंडेंस, जैसे ही हमारा भारत देश आजाद हो जाता है, उस आजादी के बाद भारत में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इसी आयोग से सबसे ज्यादा मजबूती मिली थी। स्ट्रेंथेंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी डेवलपमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये इसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर। नेक्स्ट है दोस्तों सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग। 1952-53 मुदालियर कमीशन या मुदालियर आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब मुदालियर कमीशन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे वो यहां पर थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, इसके जो इस आयोग के, इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसलिए इस कमीशन को मुदालियर कमीशन के नाम से जाना जाता है। अब फोकस तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इन्होंने यहां पर सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए, रिफॉर्मिंग सेकेंडरी एजुकेशन में सुधार के लिए इन्होंने बल दिया था। अब लाइब्रेरी के क्षेत्र में इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इनका कंट्रीब्यूशन जो सबसे पहले मिलता है कि इन्होंने, जो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर साहब थे, इन्होंने ये स्पष्ट किया था कि स्कूल एजुकेशन में लाइब्रेरी सिर्फ एक विकल्प नहीं होना चाहिए बल्कि अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम को जो सबसे पहले लाइब्रेरी, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले लाइब्रेरी में अनिवार्य जिसने बताया था वो थे यहां पर मुदालियर साहब। तो इन्होंने ये स्पष्ट किया था कि यहां पर लाइब्रेरी जो है, स्कूल स्टाफ या स्कूल एनवायरनमेंट में लाइब्रेरी जरूर होना चाहिए। फिर इन्होंने यहां पर बात की थी एम्फेसाइज्ड स्कूल लाइब्रेरी एसेंशियल, यानी कि विद्यालय पुस्तकालयों को अनिवार्य रूप से बताया था। अब नेक्स्ट इन्होंने एक और लाइब्रेरी के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन दिया था सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, रिकमेंड 1 लाइब्रेरी पर स्कूल विद प्रॉपर स्टाफिंग, यानी कि प्रत्येक स्कूल में, हर एक स्कूल में एक व्यवस्थित पुस्तकालय हो और वहां पर एक प्रॉपर स्टाफिंग नियुक्त किया जाए, एक प्रॉपर स्टाफिंग नियुक्त किया जाए ताकि वहां पर लाइब्रेरी के जो कामकाज है वो लाइब्रेरी के कामकाज ठीक ढंग से चल सके। अब इसका इंपैक्ट यह हुआ कि स्कूल लेवल की एजुकेशनल प्लानिंग को पहली बार पुस्तकालय के लिए या फिर लाइब्रेरीज के लिए एक महत्वपूर्ण या फिर एक इंपॉर्टेंट स्थान मिलना चालू हो गया कि जितने भी स्कूल लाइब्रेरीज थी वो गेन्ड रिकॉग्निशन इन एजुकेशनल प्लानिंग। इसका इंपैक्ट आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम कोठारी कमीशन। ये जितने भी आप लोग कमीशन बताएं उनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कोठारी कमीशन, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, जो उसका ड्राफ्ट था, ठीक है, जो उसका खाका था, उस खाके को तैयार करने के लिए इनको यहां पर भूमिका सौंपी गई थी। तो इनका जो फोकस था वो था यहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, एनईपी की। कल मैंने आप लोगों को कल का अगर आपने सेशन देखा हो तो मैंने आपको यहां पर 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसी के तहत बताया था कि 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में रिकमेंडेशन दी थी और उसी के एक रिकमेंडेशन ने 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन लॉन्च के तहत 1994 में जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल है उसकी स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। वो असेस कैसे करता है, एक्रेडिट क्या करता है, कल हमने पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से समराइज करा है। उसमें हमने किसी भी चीज को रट्टा नहीं, हर एक चीज को कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ा है। तो ऐसे ही यहां पर कोठारी कमीशन जब 1964 और 1966 में आया तो उस समय यहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था, उसका जो खाका था, उसके तैयार करने पर बात की जा रही थी। तो कोठारी साहब ने इस पे अपनी विशेष भूमिका निभाई थी। अब बहुत फेमस क्वेश्चन है इस प्रसिद्ध कथन, जैसे हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग का एक कथन था, वो मुझे आप लोग सभी अभी कमेंट करके बताओगे, इसलिए यहां पर एक और कथन आता है। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो
कि इस आयोग ने लाइब्रेरीज को शिक्षा का तंत्रिका केंद्र यानी कि द नर्व सेंटर ऑफ एजुकेशन कहा था। बहुत ही फेमस यहां पर ये डायलॉग हुआ था, या फेमस यहां पर ये कथन हुआ था। डायलॉग इसलिए बता दे, जल्दी याद हो जाता है ना डायलॉग से, कि कॉल्ड लाइब्रेरीज द नर्व सेंटर ऑफ एजुकेशन। यहां पर इन्होंने लाइब्रेरीज को नर्व सेंटर ऑफ एजुकेशन बताया था। रिकमेंडेड एस्टेब्लिशिंग लाइब्रेरी एट ऑल लेवल्स, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटी हो गए, यानी कि इन्होंने एजुकेशन के, शिक्षा के हर स्तर, चाहे वो स्कूल्स हो, ठीक है, चाहे वो स्कूल्स हो, या फिर चाहे वो कॉलेजेस हो, या फिर चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, इन्होंने हर एक स्तर पर मजबूत लाइब्रेरी स्थापित करने की सिफारिश की थी। सजेस्टेड यूजीसी शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन फंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सुझाव दिया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को इन लाइब्रेरीज को फंड देने में एक्टिव रोल निभाना चाहिए। जिस प्रकार से यूजीसी यहां पर एनटीए को फंड किया जाता है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था यूजीसी इज अ, जो एनटीए है, सॉरी जो नैक है, उसको फंडेड यहां पर यूजीसी के द्वारा किया जाता है, और इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। उस प्रकार से कोठारी साहब ने यहां पर सजेस्ट किया कि जो यूजीसी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु नहीं है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन फंडिंग, उन्हें यहां पर फंडिंग में इंपोर्टेंट रोल यहां पर निभाना चाहिए। अब कोठारी आयोग ने इतनी सारी बात करने के बाद उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, तो उसका इंपैक्ट यह था कि फाउंडेशन फॉर मॉडर्न लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया एजुकेशन, यानी कि भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था थी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मॉडर्न लाइब्रेरी डेवलपमेंट की जो नींव है, वो इसी आयोग की सिफारिश पर यहां पर रखी गई थी। ये इसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। है इंटरेस्टिंग। तो कमीशन तो दोस्तों हमने बहुत सारे देख लिए। अब कमीशन के बाद हम सीधे यहां पर चलने वाले कमेटीज पर, ठीक है। जो कमीशन है, एक सेकंड पॉज करना, हाँ, तो जो कमीशन है वो कमीशन तो हमने बहुत सारे देख लिए। अब हम चलेंगे कमेटीज पर। कि स्टूडेंट्स एक चीज बता दूं, जितने भी हमने अभी तक सबने जो पढ़ा है, जितने भी कमीशन जो पढ़े हैं, वो सारी की सारे लाइब्रेरीज में जो इंपोर्टेंट रोल देते हैं, वो स्पेशली उन्हीं के लिए पढ़े गए हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उन समितियां या उन कमेटीज के बारे में पढ़ रहे हैं जो विशेष रूप से, जो स्पेशली रूप से केवल और केवल लाइब्रेरी के सुधार के लिए ही बनाई गई थी। द फर्स्ट वन इज नेशनल लाइब्रेरी कमेटी, राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति। भाई अन्य नाम इसे केपी सिन्हा समिति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो केपी सिन्हा साहब थे। 1957 में इस कमेटी का गठन किया गया था। अब आपको ईयर लिखे गए हैं, इसको यहाँ पर नाम लिखा गया, क्योंकि कई बार आपसे यहाँ पर आप देखते हो ABCD फॉर्म में पूछ लेता है क्वेश्चन। तो आपको पहले पूछ लिया नेशनल लाइब्रेरी समिति, इसका अन्य नाम क्या था, इसका गठन क्या था, इसकी सिफारिश की गई, तो इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कंटेंट इस तरीके से डिलीवर किया ताकि आपका कोई भी जो बेसिक क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन आपका गलत नहीं। तो इसका अन्य नाम क्या था, तो इसका अन्य नाम था साहब केपी सिन्हा समिति। अब इसका पर्पस था कि रिव्यू वर्किंग ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी कैलकाटा, यानी कि कोलकाता में स्थित जो नेशनल लाइब्रेरी थी, यानी कि राष्ट्रीय लाइब्रेरी थी, राष्ट्रीय पुस्तकालय जो था, उसकी कार्यप्रणाली और वर्किंग की समीक्षा करना। समझ रहे हो, उसकी कार्यप्रणाली और वर्किंग, यहां पर वर्किंग एक और चीज ऐड कर लेना, उसकी जो प्रोसेस है, उसकी कार्य करने की जो प्रणाली और उसकी वर्किंग है, उसकी समीक्षा करना इसका पर्पस था। अब इसने कई सारी समिति ने, केपी सिन्हा साहब ने जब यहाँ पर कमेटी बनाई, लाइब्रेरी के क्षेत्र में चीजें देखी, तो उन्होंने कई सारे क्षेत्रों में रिकमेंडेशन कर दिया था। जैसे सबसे पहले इन्होंने जो रिकमेंडेशन किया था वो कहा था मॉडर्नाइज सर्विस, यानी कि सेवाओं का आधुनिकरण। अब सेवाओं का आधुनिकरण होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा था इंप्रूव एक्विजिशन एंड कैटलॉगिंग, यानी कि जो किताबों का एक्विजिशन, जिसे हम अधिग्रहण कहते हैं, वो अधिग्रहण है, उसमें भी यहां पर मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने कह दिया था कि कैटलॉगिंग में सुधार, यानी कि जो आपका सूचीकरण है, ठीक है, जो आपका कैटलॉगिंग करने का तरीका है, जो आपका सूचीकरण करने का तरीका है, उसमें यहां पर सुधार करना चाहिए। अब रिकमेंडेशन में लास्ट आ जाता है कि पेशेवर स्टाफों का प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेंड प्रोफेशनल स्टाफ, जो भी आपका स्टाफ है वो ट्रेंड होना चाहिए। अब जो नेशनल लाइब्रेरी कमेटी केपी सिन्हा साहब इतनी सारी चीजें रिकमेंडेशन दे गए थे, इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि इसने नेशनल लेवल पर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर
बड़े पुस्तकालय यानी कि जितने भी बड़े बड़े लाइब्रेरीज थे उनको चलाने के लिए या उनको मैनेज करने के लिए एक स्टैंडर्ड या फिर मानक, एक स्टैंडर्ड्स कह लो या फिर एक मानक कह लो, वो स्टैंडर्ड्स या फिर मानक इन्होंने सेट कर दिए थे। ये इस समिति का इंपैक्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट है यहां पर एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी 1957-59 चेयर्ड बाय एसी जोशी। इसके अध्यक्ष जो थे वो एसी जोशी साहब थे। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों वो ये था कि जो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है, ठीक है, जो पब्लिक यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली जो है, इसका जो पर्पस था वो था यहां पर जो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम जो है, जो आप लोगों का पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है, उस पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम देश में प्रत्येक राज्य या हर एक स्टेट का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को पारित करना या फिर पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को मजबूत, हालांकि मैं इस पर सिफारिश पे पहुंच गया, यहां पर उद्देश्य हम पढ़ रहे थे कि इसका पर्पस क्या था। तो जो एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी एसी जोशी साहब ने दी थी, उसका पर्पस था कि स्ट्रेंथन पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, यानी कि जितने भी भारत में, इंडिया में जो पब्लिक लाइब्रेरी है, सार्वजनिक पुस्तकालय है, उन सार्वजनिक पुस्तकालय का जो प्रणाली है, जो उनका सिस्टम है, उसको यहां पर मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना और उसका पुनर्गठन करना यानी कि उसका रिफॉर्मेशन करना, ये इस समिति का पर्पस था। अब जो एसी जोशी साहब की यहां पर रिकमेंडेशन, उन्होंने कई सारे क्षेत्रों में रिकमेंडेशन दी थी कि एवरी स्टेट शुड पास अ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। यहां पर आई थिंक कुछ वो एरर हो गया होगा, ये गैप इसको खत्म कर देना, कि एवरी स्टेट शुड पास अ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, एस्टेब्लिश अ नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरी फ्रॉम विलेज टू स्टेट लेवल। जिस तरीके से आपने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा था ना, उसी तरीके से यहां पर बात कर दी गई है, ठीक है, कि सबसे पहले तो देश में प्रत्येक राज्य को, एवरी स्टेट शुड आप पास अ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, कि देश में प्रत्येक राज्य को अपना सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करना चाहिए। और नेक्स्ट है कि एस्टेब्लिश अ नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरी फ्रॉम विलेज टू स्टेट लेवल, कि गांव से लेकर राज्य तक पुस्तकालय को पूरा करने के लिए एक नेटवर्क या चेन होना चाहिए। अब जैसे यहां पर जो एसी जोशी साहब थे, इनकी चीजें बहुत सही लगी, तो इस समिति की प्रेरणा से या फिर इस समिति की इंस्पायर होके अलग अलग राज्यों ने अपने अपने स्टेट लेवल की, जो इन्होंने बात की थी, अलग अलग राज्यों ने स्टेट लेवल पर अलग अलग यहां पर जो लाइब्रेरी एक्ट थे, जो लाइब्रेरी एक्ट थे, वो लाइब्रेरी एक्ट पारित करने स्टार्ट किए। जब इन्होंने लाइब्रेरी एक्ट पारित करने स्टार्ट किए, सबसे पहला जो हमारा लाइब्रेरी एक्ट स्टेट का पारित किया गया था वो किया था तमिलनाडु 1948 में। ये पहले से था, यहां पर इसका फॉर्मेशन बन चुका था और इसको इसी के तहत और बल मिला था, जैसे कि महाराष्ट्र ने बनाया था। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कमीशन एंड कमिटीज बनती है, आप लोगों को क्या लगता है, इसका बहुत ही यहां पर मेन रोल होता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट आ जाते हैं कि वर्किंग ग्रुप ऑन पब्लिक लाइब्रेरी 1964 टू 65, कि जो भी यहां पर सार्वजनिक पुस्तकालय का कार्य समूह है, ठीक है। अब यहां पर एक और जो जितने भी हमारे 5 इयर्स प्लान थे ना, वो 5 इयर्स प्लान 11 12 में आपको एक पीडीएफ में पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि 5 इयर्स प्लान से कई बार मैंने यहाँ पर यूजीसी नेट के, अगर आप 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एनालाइज करता हूं तो हमेशा एक पाता हूं कि वो किसी कमीशन और कमेटीज को जोड़ के, इकोनॉमिक्स से जोड़ के ऐसा जोड़ देते हैं किस पंचवर्षीय योजना में ये चीज आई। तो वर्किंग ग्रुप ऑन पब्लिक लाइब्रेरी जो थी, बहुत आसान तरीके से मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, जब यहां पर ट्रिक भी बना देंगे, वो हम एक नई आगे वाली वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। वाई प्लानिंग कमीशन 4th 5 ईयर प्लान, हालांकि ये तो इसलिए इस पे यहां पर गठित की गई कि जब चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी, 4th 5 ईयर प्लान के दौरान वर्किंग ग्रुप ऑन पब्लिक लाइब्रेरी यहां पर बनाया गया था। अब इसकी यहां पर रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। सबसे पहले इन्होंने इंप्रूव फंडिंग यानी कि वित्त पोषण में सुधार, यानी कि जितने भी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उनके लिए फंडिंग को सुधारा जाए। अब सेकंड जो यहां पर इन्होंने रिकमेंडेशन दे दिया, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरिया में लाइब्रेरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर कर दिया जाए। अब इसका इंपैक्ट जो देखने को मिलता है वो था लाइब्रेरीज इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट प्लानिंग, यानी कि भारत की मुख्य विकास योजनाओं में, डेवलपमेंट प्लानिंग में पुस्तकालय के इंपोर्टेंस को शामिल यहां पर कर दिया गया था। यानी कि जो आपके यहां पर प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान जो भारत के डेवलपमेंट के लिए आ रहे थे, ये वर्किंग ग्रुप ऑन पब्लिक लाइब्रेरीज को यहां पर उस
भारत की डेवलपमेंट प्लानिंग में लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट को सबसे पहले यहां पर शामिल कर लिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो किसी भी चीज का यहां पर फॉर्मेशन होने के बाद जो धीरे धीरे चीजें बनती है वो हर एक स्टेप बाय स्टेप होकर गुजर के बनती है। नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी 1965 चेयर्ड बाय केपी सिन्हा। यूजीसी पुस्तकालय समिति 1965 और इसके अध्यक्ष थे केपी सिन्हा। इनका पर्पस बहुत सिंपल था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं और जो कॉलेज हैं, अब हमने यहाँ पर कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में सब में यहाँ पर लाइब्रेरीज बना दी हैं। अब बनाने के बाद समय समय पर उनका रिव्यू करना भी जरूरी है नहीं है। भाई आप सभी लोग ने यहाँ पर सिलेबस तो पढ़ लिया यूजीसी नेट का पूरा, अब पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ पर टेस्ट देते हो या नहीं देते? टेस्ट तो देते हो ना, तभी यहां पर जाके चीजें क्लियर होती हैं। तो केपी सिन्हा साहब जब आए तो केपी सिन्हा साहब कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज की जो लाइब्रेरी है और कॉलेज स्तर की जो लाइब्रेरी है, उन लाइब्रेरीज को यहां पर समीक्षा करना, रिव्यू करना बहुत जरूरी हो गया। भाई रिव्यू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इन्होंने यहां पर ये पर्पस दिया था। इसका रिकमेंडेशन हम जान लेते हैं कि इन्होंने यहां पर सिफारिश क्या की। तो इनकी अवधारणा जो थी, इनकी जो सिफारिश थी, जो इन्फ्लिवनेट यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है जैसी नेटवर्क जो सर्विसेज है, उन सर्विसेज की शुरुआत करने की बात कही। और इसके साथ ही इन्होंने यहां पर लाइब्रेरी को ऑटोमेशन के रूप में यानी कि आईसीटी से जोड़ दो, लाइब्रेरीज को ऑटोमेशन के रूप में, ठीक है, लाइब्रेरी को एक बेहतर स्टाफिंग के रूप में, लाइब्रेरीज को एक फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में, लाइब्रेरीज को एक फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में मजबूत करने की इन्होंने सिफारिश की। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि बेटर गाइडलाइंस फॉर एकेडमिक लाइब्रेरी यानी कि जो शैक्षणिक पुस्तकालय के संचालन के लिए, जो एकेडमिक लाइब्रेरीज है उनके संचालन के लिए, उनको चलाने के लिए एकेडमिक लाइब्रेरीज की बेहतरीन गाइडलाइंस आपको यहां पर मिलना चालू हो गई थी। तो पर्पस आप लोगों को समझ आ गया होगा, रिकमेंडेशन क्या है वो समझ आ गया होगा, और इंपैक्ट क्या पड़ा वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को यहां पर बताते जा रहा हूं, ठीक है। आप अगर मेरे से सुनते भी जाओगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। भाई नेक्स्ट है मेहरोत्रा समिति 1983 में आई, और बड़े कमाल के आदमी थे मेहरोत्रा। अगर आप इनकी लेखक जीवनी पढ़ोगे तो बड़े कमाल के आदमी थे। यहाँ पर वो लेखक जीवनी की बात तो जरूरी नहीं है, लेकिन इन्होंने लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन का जो स्तर था उस स्तर की रिव्यू करने की बात कर दी कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की समीक्षा करना बहुत जरूरी है। अब जब इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की समीक्षा पर ही बल दे दिया, तो सबसे पहले इन्होंने जो पाठ्यक्रम था इन्होंने सबसे पहले जो सिलेबस था, जो करिकुलम था, उसके मॉडर्नाइजेशन पर बात कर दी कि जो आपका पाठ्यक्रम है वो जो यहाँ पर ब्रिटिश काल से प्री इंडिपेंडेंस से जो चलता रहा है वही तो नहीं चलता जा रहा, समय के आधार पर उसमें अपडेशन हुआ भी है नहीं हुआ, यहाँ पर इन्होंने वो बात कर दी थी। तो करिकुलम मॉडर्नाइजेशन बहुत मेन इन्होंने बात की थी। सेकेंड भाई एम्फेसाइजेस ऑन इंफॉर्मेशन साइंस ऑटोमेशन आईटी स्किल्स, यानी कि इसमें सूचना विज्ञान, इंफॉर्मेशन साइंस, ऑटोमेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी स्किल्स, इन सब पर विशेष रूप से जोर दिया था। अब भाई इसका इंपैक्ट क्या हुआ, ब्रॉट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनटू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन, यानी कि पहली बार लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ मेहरोत्रा समिति के द्वारा। कितनी कमाल की बात की गई कि यहां पर जो करिकुलम है वो करिकुलम यहां पर अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो करिकुलम चल रहा है वो करिकुलम को अपडेट भी किया जा रहा है या अपडेट नहीं किया जा रहा है, इतनी कमाल की इन्होंने बात की गई थी। क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर नेक्स्ट है NAPLIS यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1985-1986 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री बाय HRD, अब शिक्षा मंत्रालय बन गया है। इसके द्वारा यहां पर लाया गया था और इसकी रिकमेंडेशन जी थी जो पूरे भारत में इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर इंडिया की, भाई पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष के लिए एक इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत पुस्तकालय और सूचना प्रणाली बनाना, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना, ताकि जो रिसोर्स शेयरिंग है, ताकि जो नेटवर्किंग है और जो कंप्यूटर ऑटोमेशन है, जो आईटी चीज है, उस पर बल दिया जा सके, उस पर फोर्स दिया जा सके। और इसी के तहत जो यहां पर NAPLIS आया था, उसी के तहत जो आप भारत में, इंडिया में जो बड़े बड़े लाइब्रेरीज के क्षेत्र में नेटवर्क प्रोजेक्ट्स जैसे देखते हो, जो पुस्तकालय नेटवर्क प्रोजेक्ट जैसे देखते हो, जैसे डेलनेट हो गया, डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया, इन्फ्लिवनेट हो गया,
इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया। इनकी स्थापना की अगर आप बात करोगे तो इनकी स्थापना का फाउंडेशन या फिर इनकी स्थापना की जो नीति, वो नीति किसने तैयार की गई थी? तो नेशनल NAPLIS के द्वारा ही यहां पर तैयार की गई थी कि नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा इन बड़े बड़े नेटवर्क की यहां पर फाउंडेशन जिस समिति के माध्यम से रखी गई थी वो थी NAPLIS। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, हम लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और हमारा यहां पर पेपर गड़बड़ हो जाता है। अब भैया एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भी डलवाऊंगा टेलीग्राम चैनल पर, इसलिए मैंने यहां पर आंसर्स आप लोगों को दे रखे, लेकिन आंसर्स आपको मैं दिखाने नहीं वाला। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन अब एमसीक्यू। एमसीक्यू क्यों जरूरी है? क्योंकि एमसीक्यू जो आपने समझा पढ़ा वो आपको समझ आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, विच कमीशन फर्स्ट एम्फेसाइज द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया? कि किस आयोग ने भारत में स्कूली शिक्षा में पुस्तकालयों की भूमिका पर सबसे पहले जोर दिया था? पहला ही कमीशन हमने पढ़ा था चाबुक वाला, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो 1882 में आया था, उसका मुख्य फोकस था कि भारत में माध्यमिक शिक्षा जो सेकेंडरी एजुकेशन है, जब मैंने आप लोगों को बोला था कि चिल्लू भर पानी में डूब मरना, कि भारत में माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना, और इसी कमीशन ने सबसे पहले यह माना था कि स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, सप्लीमेंट्री एड करने के लिए पुस्तकालय का एक आवश्यक या फिर पूरक कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्स या फिर सहायक सप्लीमेंट्री रिसोर्स बहुत जरूरी है। और यह भारतीय शिक्षा इतिहास में पूरे इंडियन लाइब्रेरी सिस्टम में प्री इंडिपेंडेंस में स्कूल लाइब्रेरीज के लिए पहली आधिकारिक पहचान बना था। इसका करेक्ट आंसर है यहां पर हंटर कमीशन 1882। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वॉज गिवन बाय? कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह वाक्यांश किसके द्वारा दिया गया था? ये तो सभी लोग बहुत आसानी से लगा लोगे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का नाम सुना था 1948 1949, जहां पर हमने ये पढ़ा था जैसे ही भारत देश आजाद हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति माननीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। इन्होंने जो उच्च शिक्षा थी, इन्होंने हायर एजुकेशन में पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरीज के इंपोर्टेंस को दर्शाने के लिए विशेष या फेमस मेटाफोर का उपयोग किया था कि जितने भी यहां पर लाइब्रेरी है वो हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी है। इनका मानना यह था कि बिना एक समृद्ध या फिर बिना एक डेवलप्ड पुस्तकालय के कोई भी विश्वविद्यालय सही ढंग से ज्ञान का प्रसार ही नहीं किया जा सकता। तो राधाकृष्ण कमीशन, इसे हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी जानते हैं, यह भी याद रखना। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की स्थापना कब हुई? तो यह भी समझ लो भाई 1948-49। 1948-49 जरूरी है कि मैं बार बार इसलिए रिकॉल कराता जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको एग्जाम मेरे लेक्चर में बोलते बोलते याद हो जाए। मैं इतनी बार आप लोगों को चीजें बोल दूं कि आपको वैसे ही याद हो जाए कि विच कमीशन रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेन्ड लाइब्रेरियन इन यूनिवर्सिटी? किस आयोग ने विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति की सिफारिश की थी? क्या वो कुठारी कमीशन था? क्या वो राधाकृष्ण कमीशन था? क्या वो मुदालियर कमीशन था? या फिर वो सैडलर कमीशन था? थोड़ा भी ध्यान से पढ़ रहे थे तो अभी तक कमेंट कर देते। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है दोस्तों यहां पर सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन कब आया था? तो 1970 1990। जो सैडलर कमीशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को यहां पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है सबसे पहले। तो इस सैडलर कमीशन के तहत जितने भी विश्वविद्यालय, जितने भी यहां पर यूनिवर्सिटीज में जितने भी लाइब्रेरीज थी, जो लाइब्रेरीज ठीक कंडीशन में नहीं थी, उनको सुधारने की वकालत कह लो या उनको सही करने के लिए रिकमेंडेशन कह लो, वो इन्होंने दिया था। और इन्होंने पहली बार सिफारिश की थी कि जो लाइब्रेरीज है ना, उन लाइब्रेरीज के अंदर किताबों का कलेक्शन, ठीक है, किताबों का कलेक्शन यानी कि एक्विजिशन और फिर कैटलॉगिंग वही जरूरी करने के लिए सिर्फ उनका यहां पर ट्रेन्ड लाइब्रेरियन की जरूरी यहां पर पड़ता है। और जब ट्रेन्ड लाइब्रेरियन होता है तो पुस्तकालय को सही ढंग से संचालित किया जाता है। तो सैडलर कमीशन में यहां पर ट्रेन्ड लाइब्रेरियन की बात की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ कि किस आयोग ने पुस्तकालय को शिक्षा का तंत्रिका केंद्र बताया था? विच कमीशन डिस्क्राइब्ड लाइब्रेरीज एज द नर्व सेंटर ऑफ एजुकेशन? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डॉक्टर डीएस कोठारी साहब थे। कौन थे भाई? डॉक्टर डीएस कोठारी साहब। तो डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता करने वाले कोठारी आयोग जो आया था 1964-1966 में, 1964-1966 में जो डीएस कोठारी साहब थे, उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था यानी कि इंडियन एजुकेशन को एक बहुत ही व्यापक रूप से एक राष्ट्रीय लेवल पर, एक नेशनल लेवल पर एक फॉर्मेशन तैयार किया और इस आयोग ने लाइब्रेरीज को केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करने के लिए शिक्षा का तंत्रिका केंद्र या नर्व सेंटर ऑफ एजुकेशन बनाया, जो प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक ज्ञान के संचार का मुख्य केंद्र बिंदु माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर कोठारी कमीशन 1964-66 में आया। इन्होंने ही यहां पर आप लोगों को नर्व सेंटर ऑफ एजुकेशन जो है, इन्होंने ही सबसे पहले आप लोगों को ये बताया था। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों यहां पर द एसी जोशी कमेटी 1957-59 इज मेनली एसोसिएटेड विथ। एसी जोशी समिति 1957 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आई थिंक स्टूडियो में कुछ लाइट है, आप लोगों को सबको पता है कि रेनी सीजन चल रहा है, तो यहां पर समझ सुनाई तो सबको दे रहा होगा, स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर कर सकती है, ठीक है, बट थोड़े बहुत क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे तो ये 5वां क्वेश्चन से हम ले लेंगे। क्लियर है? वैसे तो मैं आज आप लोगों के लिए कम से कम 15 क्वेश्चन तक लेकर आया था, बट ड्यू टू ये स्क्रीन जो ब्लिंक करने लगी है तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप लोग यूजीसी नेट 2026 दिसंबर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में नेट जेआरएफ परीक्षा पास करना चाहते हो तो ये बीएसआई एकेडमी का वादा है। यहाँ पर बैच लॉन्च बीएसआई एकेडमी ने कर दिया और बैच लॉन्च में जो हमारा रोड मैप होने वाला है उसमें हमने कई सारी चीजें और भी एड ऑन की है, तो वो सारी चीजें आपको एड ऑन करके मिलेंगी, तो आप लोग उसको देख लेना और इसकी पीडीएफ बीएसआई एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जितने भी कंटेंट जो यूट्यूब पर आपको पढ़ाया जाता है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लेकिन जितना भी कंटेंट जो पेड चैनल्स के लिए होता है, जो पेड हमारे सेशंस चल रहे हैं, जो पेड हमारे कोर्स चल रहे हैं, वो सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? तो अगर आपको कोर्स से रिलेटेड या किसी अन्य चीजों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर बीएसआई एकेडमी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पर भी जाके नहीं तो उससे बेहतर सुझाव मैं आप लोगों को ये दे सकता हूं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन पर रनिंग है वहां पर आप कोई भी क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। क्लियर? तो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इशू वैसे तो हम इस वीडियो को और लंबा लेने वाले थे, लेकिन आज की हम क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। इसी तरीके से रोज एक अच्छे और बेहतरीन टॉपिक से हम रोज मुलाकात करेंगे।